ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त नितिन गरुड़। और दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हुआ हूं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प, जिसमें हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां और कोरोना के बाद में किस प्रकार से जीवोपार्जन हुआ इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उज्जैन के मशहूर व्यवसायी व समाज सेवी श्री महेश जी परियानी, साथ में श्री रवि जी लोहिया, आप भी समाज सेवी व पेट्रोल पंप व्यवसायी हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में शिक्षा जगत से अरुण जी देशपांडे भी मौजूद हैं और चिकित्सा जगत के जाने माने श्री सुजीत जी जेठलिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही चर्चा में बताया कि आज हम चर्चा करने वाले हैं कोविड के दौरान जो जीविकोपार्जन की समस्याएं हुई थी। कोविड प्रथम बार ही हमारे जितने भी हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जो रेडियो दस्तक के श्रोतागण हैं, उनके जीवन काल में शायद यह प्रथम ही मौका होगा कि इतना आपातकाल उन्होंने देखा होगा। एक साथ सभी वस्तुएं बंद कर दी गई, लॉकडाउन लगाया गया, एक दूसरे से मिलना बंद हो गया, व्यवसाय बंद हो गए, बहुत सारी चुनौतियां हमने देखी। इन चुनौतियों में हमारे देश ने बहुत सारे काम किए और हम लोगों ने भी उसमें से समय निकाला और सभी चीजें हमने इतने आपातकाल को देखा। इसमें मैं सर्वप्रथम, चूंकि कोविड के दौरान जो असेंशियल कमोडिटी थी, आवश्यक वस्तुएं थी, तो मैं श्री रवि जी लोहिया से पूछना चाहूंगा कि कोविड के दौरान आपने ये जो आपातकाल वाली वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं, उसकी क्या क्या चुनौतियां देखी और उसका किस प्रकार से हल निकाला। कोविड काल में अचानक ही लॉकडाउन लगा दिया गया, परंतु पेट्रोल पंप एसेंशियल कमोडिटी में था तो उसे गवर्नमेंट ने चालू रखना कंपलसरी कर दिया था। बट हमारे स्टाफ के पास में पासेस नहीं थे, तो फूड ऑफिस से हमने बात करके पासेस अरेंज करे, स्टाफ को घर घर जाके लेके आए, उन्हें समझाया, उनके लिए प्रिकॉशंस हमने अवेलेबल कराए, वहाँ पे कोविड किट कराई, सैनिटाइजर कराए, मास्क करवाए, हैंड ग्लोव्स, ताकि वो सुरक्षित रहें। जो कस्टमर आ रहे थे उन्हें भी हम बोल रहे थे कि आप डिस्टेंस से ही पेट्रोल भरवाएं, डीजल भरवाएं। और उस समय चूँकि सेल कम था तो पेट्रोल पंप को चलाना भी हमारे लिए एक चुनौती था, हम लॉस में चला रहे थे उसको। बट चूँकि एक एसेंशियल कमोडिटी थी तो हमने व्यवसाय में नफ़ा और नुकसान नहीं देखते हुए एक सर्विस के रूप में इसको हमने रन करा। और प्रशासन का भी सहयोग रहा, मेन हमारे स्टाफ का बहुत सहयोग रहा। हमें जो प्रोजेक्ट मिलता था वो लाना भी हमारे लिए एक चुनौती था, क्योंकि वो हमें इंदौर से मिलता था, यहाँ से टैंक लॉरी भेजना, फिर उसको लेके आना, तो ड्राइवर कंडक्टर भी आना नहीं चाहते थे। उनके परिवार वालों को कन्विंस करना कि नहीं, आप इन्हें भेजिए, क्योंकि ये एक देश सेवा है, न कि कोई व्यवसाय। इस समय हमें प्रॉफिट लॉस ये नहीं देखते हुए हमारा कर्तव्य करना है, देश के प्रति जो हमारी जवाबदारियां हैं उन्हें निभाना है। और मुझे खुशी है इस बात की कि पूरे इंडिया में सभी पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने दिल से काम करा और इस समय को, कठिन समय को अपनी सेवाएं देकर निभाए। जैसा कि आपने बताया रवि जी कि ये कठिन समय आपके द्वारा असेंशियल कमोडिटीज में प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा, फिर आपके स्टाफ का भी बहुत सहयोग रहा। तो आपको इस दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि धन का तो बहुत ही समस्या था, क्योंकि सेल्स बहुत कम हो गए थे, आपकी विक्रय बहुत कम हो गया था। तो आपने इन सब वस्तुओं को किस प्रकार से मैनेज किया, किस प्रकार से इसका प्रबंध किया। बैंकिंग इंडस्ट्री पे भी बहुत फर्क पड़ गया था, बैंकें कुछ समय के लिए चालू होती थी, तो ये सब बारे में भी कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? बिल्कुल सही क्वेश्चन करा आपने नितिन जी, और चूंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। बैंकें भी मुश्किल से 2 घंटे के लिए खुलती थी, उसी दौरान हमें बैंकिंग करना रहता था, परंतु चूंकि उस समय कलेक्शन ही बहुत कम होता था हमारे पास, वह बैंक वाले भी कैश लेने में हिचकते थे, क्योंकि बहुत सारे हाथों से वो कैश आता था, लोगों के मन में बड़ा डर था। तो हमने हमारे यहाँ सैनिटाइजिंग की एक मशीन लगा रखी थी, उसमें नोट हम सब रख के सैनिटाइज करके फिर बैंक में देते थे। हमारे स्टाफ भी जो है वो हैंड ग्लोव्स यूज करते थे और कंटिन्यूएशन में वो हाथ धोते थे, सैनिटाइज करते थे। पंप पे भी दिन में 4-4, 5-5 बार हम लोग सैनिटाइज करते थे पेट्रोल पंप को।
और जो आर्थिक नुकसान था वो अपनी जगह था, बट मेन ये था कि पब्लिक जो एसोसिएशन कम्युनिटी अपने था, किराना जा रहा था बाजार में, दूध जा रहा था, पुलिस की फोर्स था, उसके बाद में प्रशासनिक एक्टिविटियां चालू थी, मेडिकल चालू थे, डॉक्टर्स का आवागमन था, वो सुचारू रूप से चालू रखने के लिए पेट्रोल पंप अति आवश्यक था। ये तो असेंशियल कमोडिटी के अलावा एक और हमारे साथ में सबसे महत्वपूर्ण, हमारा भविष्य निर्माता, हमारा शिक्षा जगत। हमारे साथ में हमारे शिक्षा जगत के अरुण जी देशपांडे मौजूद है। मेरा उनसे प्रश्न है कि जैसा कि शिक्षा में बहुत सारी स्कूलें बंद थी, ऑनलाइन शिक्षाएं हुई, तो उसमें क्या क्या चुनौतियां थी और उसको किस प्रकार से शिक्षा जगत ने देखा, किस प्रकार से शिक्षा जगत ने उसको फेस किया? अरुण जी, आप थोड़ा बताएंगे तो। नमस्कार, मैं अरुण देशपांडे। रेडियो दस्तक सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सो नितिन जी, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं इसका बहुत ही लंबा चौड़ा जवाब है। इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स हमको फेस की गई थी हम लोगों ने। एक तो थी कर्मचारियों की प्रॉब्लम कि कर्मचारियों अचानक स्कूल बंद हो जाने की वजह से अब कर्मचारियों की जो सैलरी है, उनकी आजीविका है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए। दूसरा प्रॉब्लम था कि ज़्यादातर स्कूलों ने इसको ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे। विद इन 15 दिन या एक आध महीने के अंदर अंदर सभी ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे। ऑनलाइन शिफ्ट होने के अपने अलग इश्यूज थे। वो प्रॉब्लम तो आप छोड़ दोगे, कर्मचारियों की सैलरी का क्या हो रहा था, फीस नहीं आ रही थी, उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज हो रहे थे, उसको तो बहुत सारे स्कूलों ने अपने लेवल पे मैनेज किया भी है। कहीं पे कम सैलरी पे, कहीं पे सैलरी थोड़ी आगे जाके दी है। वो छोटी प्रॉब्लम मानता हूँ मैं उसको, क्योंकि वो प्रॉब्लम एक आध 2 साल में ठीक हो जाती है। बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो टीचर्स को, जिनको बिल्कुल कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, क्योंकि जो जनरेशन अभी पढ़ा रही है 35 से लेके या 30 से लेके 40-45 तक, वो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। अभी जो जनरेशन आ रही है नेक्स्ट, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ये लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी कंप्यूटर देखे नहीं थे अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में। अचानक पूरा ऑनलाइन शिफ्ट हो जाना, उसका कंटेंट बनाना, नए सॉफ्टवेयर सीखना, जो काम पहले टीचर्स का 3 या 4 घंटे में हो जाता था, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे जाके उनको कंटेंट ऑलरेडी पता है तो करना, अब उस कंटेंट को ऑनलाइन बनाना, उसके क्वेश्चन आंसर्स करना, उसको सॉफ्टवेयर में प्रोफिशिएंट होना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, ये बहुत बड़े इश्यूज थे। ये इश्यूज भी मैं बहुत बड़े नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि ठीक है 15 पहले 1 या 2 महीने प्रॉब्लम आई है, उसके बाद धीरे धीरे सीख गए सब। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो बच्चों के साथ आ रही है। आपने देखा होगा 2.5 से 3 साल में बच्चा स्कूल जाना चालू करता था, वो बच्चा 2 साल तक स्कूल नहीं जा पाया। अरुण जी, आपने जैसा बताया कि बच्चों को स्कूल नहीं जाने का रहा, मेरे हिसाब से 2 साल तक बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो ये स्कूल न जाने को आप किस प्रकार से देखते हैं बच्चों का, और आगे भविष्य में इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? सर, इसमें 2 टाइप के इश्यूज आ रहे हैं अभी, है ना। जो छोटे बच्चे हैं 5वीं तक के बच्चे, उनमें बिहेवियरल इश्यूज भी आ रहे हैं। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो रहा है उनको। बेसिकली क्या हो रहा है कि मोबाइल के सामने बैठते थे, मोबाइल के सामने बैठते बहुत ज़्यादा अटेंशन रहता नहीं है ना। 15-20 मिनट रहे, टीचर देख नहीं रही है, आपने मोबाइल चालू किया, आप इधर उधर देखने चालू हो गए, या लैपटॉप पे बैठे हो तो आपने नया विंडो खोल लिया, उसमें कुछ इंटरनेट सर्फिंग चल रही है। तो ये जो बोलते हैं ना अटेंशन, मतलब आधा घंटा या 45 मिनट एक क्लास में सामने बैठ के कंटिन्यूसली एक ही सब्जेक्ट पे बात करना, वो अटेंशन की प्रॉब्लम बच्चों में आना चालू हुई है। और ये मैं इसको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम मानता हूँ। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर जो 3 से 5 साल या 7 साल के बच्चे हैं, क्योंकि उनको जो आदत लग गई है शुरू में, वो वापस लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब हम आज भी देखते हैं, हमारा भी अटेंशन अभी कम होता जाता है हर दिन, है ना। अपन न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय न्यूज़पेपर के हेडलाइन पढ़ना चालू करते हैं, या कहीं न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो केवल हेडलाइन पढ़ के छोड़ देते हैं आजकल, या छोटे छोटे वीडियो फॉर्मेट प्रेफर करते हैं ना, मतलब जो शॉर्ट्स जिसको बोलते हैं या टिकटॉक बोलते हैं। मतलब ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ रही है, खासकर बच्चा जब शुरू से एक्सपोज हो रहा है। मतलब आप ये सोचो कि जो बच्चा पहले किसी जमाने में 40 मिनट एक जगह बैठा हुआ है, ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा है और टीचर की सुन रहा है, उसकी जगह अब उसको उसके ऊपर छोड़ दिया हमने। 15 मिनट देख रहा है, 20 मिनट देख रहा है, मतलब बच्चा है तो उसका अटेंशन इधर उधर जाएगा ही जाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो एजुकेशन गैप आया है, मतलब जो 5वीं में बच्चा कोविड आ गया था और सीधा 8वीं में आ गया, जब घर से पढ़ाई कर रहे थे तो लर्निंग लेवल तो कम हो ही गया था, है ना। अब इसके अलावा बच्चा तो 8वीं में ही एडमिशन देना है, बहुत कुछ जो 6वीं 7वीं में सीखना था उसकी डेफिशिएंसी तो है। वो कितना मेकअप होता है, कब मेकअप होता है, वो देखना पड़ेगा। हाँ, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आने वाला समय बताएगा। पर जो 2.5 से 3 साल के बच्चे हैं जिनका बिहेवियरल पैटर्न इश्यूज हो रहा है, लोग बोले कि हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में भी ठीक ना हो। और स्कूल केवल पढ़ने के लिए नहीं होता, स्कूल होता है सोशल इंटरेक्शन के लिए भी। मतलब आजकल के मोस्टली घरों में 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है। पहले के ज़माने जैसे नहीं रहा कि पूरे मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हैं। आज जब बच्चा स्कूल जाता है, अपने क्लास के साथ खेलता है, वहीं सोशल इंटरेक्शन होता है, वहीं लड़ना कैसे, झगड़ना कैसे, निगोशिएशन कैसे करना, सब वहीं सीखता है। तो जो 2.5-3 साल के बच्चे थे वो सब मिस कर गए पूरा। हाँ, और कम से कम 2 साल तो उन्होंने इसको पूर्ण रूप से पीछे चले ही गए हैं उनको। यस। शिक्षा के अलावा हमारे पास में जो एक महत्वपूर्ण चीजें जो हमारे समाज में हमेशा योगदान देती है, वो व्यवसाय है कंस्ट्रक्शन का। हमारे पास में कंस्ट्रक्शन
से जुड़े हुए श्री महेश जी परियानी भी आज मौजूद हैं। महेश जी, जैसा कि आप कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय करते हैं, एक काफी बड़े लोगों को आप जीविकोपार्जन देते हैं। काफी बड़े लोग, 500 से 1000 लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो कि आपके द्वारा किए गए कार्यों से धन का लाभ करते हैं। कोविड में आपने इस संबंध में क्या क्या चुनौतियां फेस करी, ये थोड़ा आप बताएं। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कोविड के समय समस्याएं पूर्ण रूप से देखने को मिली वर्किंग के दौरान। सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि मेंटल रूप से व्यक्ति बहुत हार गया था। अगर कर्मचारियों की बात करें तो कई लोगों ने तो ऐसा मानसिकता बना ली थी कि अब दुनिया खत्म होने वाली है और कुछ भी नहीं बचेगा। स्पेशली सेकेंड वेव्स के समय बहुत ज्यादा ये सोच लोगों में देखने को मिली और इस सोच के कारण वर्किंग का तो फिर आदमी का माइंड मेकअप था ही नहीं। ऐसे में उनकी मानसिकता बदलना और काम पे बुलाना या काम के प्रति वापस से लगने के लिए तैयार करना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज दिखा था मुझे, जिसमें कर्मचारी लोग कुछ थे, मतलब कुछ परसेंटेज थे जो माइंड मेकअप करके बैठे थे। बाकी सब लोग घर से निकलने को तैयार नहीं थे या इस मोड पे नहीं थे कि काम करना है या निकलना है। तो पहली समस्या तो ये आई कि कर्मचारियों को मानसिक रूप से तैयार करें कि वापस हमको काम पे जाना है। कोविड के प्रोटोकॉल्स को, जो भी नियम थे उनको फॉलो करके, जैसे कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय के लिए जब पहली अनुमतियां मिलना शुरू हुई तो साइट पे सैनिटाइजर रखना और मास्क लगाना। अब कंस्ट्रक्शन में ये सब चीज़ें, कंस्ट्रक्शन के काम में प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है कि वहाँ पे इस तरह से काम किया जा सके, लेकिन फिर भी क्योंकि काम करना था तो कुछ काम शुरू करवाए। स्टाफ आने को तैयार नहीं था। गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाने में, जो भी परमिशंस को लेकर जाने में बड़े इश्यूज थे। गवर्नमेंट कर्मचारी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लगभग मेरे को लगता है 4 महीने 5 महीने तक वर्क फ्रॉम होम किया उन्होंने, तो सारी परमिशंस और लीगलिटी को लेकर काफ़ी पेंडेंसी बढ़ गई थी। इस तरह की समस्याएं जो कि कोविड के बाद लगभग 3 से 4 महीने तक हम लोगों ने फेस की, लेकिन ओवरऑल क्योंकि एक मानव स्वभाव है, हम हर चीज के ऊपर जीत के आते हैं, तो फिर सब कुछ पहले की तरह अपनी जगह पर आ गया और इंसान ने फिर एक बड़ी महामारी के ऊपर जीत हासिल की। महेश जी, जैसा कि आपने बताया कि हम तो जीतने के लिए ही, मानव का हमेशा ये मन रहता है कि वो सभी चीजों पे जीत हासिल करे। कोविड जैसी महामारी पे भी उसने जीत हासिल करी। जीवोपार्जन के लिए आपने क्या क्या समस्याएं, क्या क्या चुनौतियां झेली, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैसा कि हमारा व्यवसाय कंस्ट्रक्शन का और रियल एस्टेट का है, तो ये एसेंशियल में तो होता ही नहीं। ये तो अभी दूर दूर तक पता नहीं था कि कब शुरू करेंगे या कैसे शुरू होगा या नहीं होगा। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था इस व्यवसाय को लेके कि कब शुरू होगा, क्योंकि एसेंशियल्स को तो परमिशन मिल रही थी, जो कंपलसरी नीडेड वस्तुएं थी उन सबके लिए अनुमतियां थी। हमको तो उस समय काफी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। मॉरल लोगों के काफी डाउन हो चुके थे रियल एस्टेट को लेके, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। तो उन सबको पॉजिटिव करना और फिर पॉजिटिव करके काम पे लाना, ये एक चैलेंज था। फिर समय ने सभी घाव भरे, तो इसमें भी काफी से समय गया, चीजें बदली, फिर सब कुछ अपने हिसाब से शुरू हुआ। महेश जी, इसमें ऐसा भी हुआ कि जो कर्मचारी थे, मजदूर, वो जो बाहर से आए थे वो वापस चले गए थे, फिर उनको वापस बुलाने में कैसे आप लोग? बड़ी सिटीज जो रही हैं, इंदौर हुआ, मुंबई हुआ, यहाँ पे बाहर के काफी मजदूर आए और वहाँ कई जो मुंबई और दिल्ली जैसी जगह है, वहाँ पे आने वाले 3-4 महीने तक काम मजदूरों की वजह से शुरू नहीं हो पाया। अच्छा। क्योंकि उज्जैन में आसपास के मजदूर आते हैं काम करने, तो ये समस्या हमको उज्जैन में तो नहीं देखने को मिली, लेकिन जो हमारे बिल्डर भाई बड़े सिटीज में है, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, ये समस्या रही जी कि फिर से काम शुरू करने में 3 से 4 महीने 5 महीने, जब तक स्टाफ, लेबर, सिर्फ मजदूर ही नहीं, बाकी के कर्मचारी भी वहाँ बाहर से ही काम करते, वो सब अपने मुकाम पे वापस लौटे और काम शुरू हो। तो एक टाइमिंग उन सब चीजों ने अपने हिसाब से लिया उसमें। सभी व्यवसाय तो महत्वपूर्ण होते ही हैं और सभी व्यवसायों से ही पूरा समाज का जीविकोपार्जन होता है, समाज सभी व्यवसायों से ही चलता है। पर कोविड के दौरान जिन्होंने सीधे रूप से कोविड के साथ 2 हाथ करे, वो व्यवसाय था चिकित्सा व्यवसाय। तो चिकित्सा व्यवसाय में क्या क्या चुनौतियां आपने देखी? आपने तो बहुत ही पास से कोविड को देखा है डॉक्टर जेठलिया साहब, आप इस पे थोड़ा चुनौतियों पे प्रकाश डालें। धन्यवाद नितिन जी। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिसंबर 19 में कोविड दुनिया में डिटेक्ट हुआ, चीन से इसकी शुरुआत हुई और कुछ ही समय में पूरे वर्ल्ड में इसका फैलाव हुआ। हिंदुस्तान में भी जनवरी में शुरुआत हो चुकी थी और जिस तरह से हमारी सरकार ने उसके लिए गाइडलाइंस जारी की, शुरुआत में तुरंत लॉकडाउन जो लगाया, जो हम सब के लिए एक
ऐसा विचित्र अनुभव था कि पूरा भारत देश एकदम थम गया सब घर के अंदर। तो एक बहुत ही विचित्र अनुभव था वो। और उस दौरान जो मरीज कोविड से ग्रसित हो रहे थे, पहली वेव में तो किसी को कुछ पता नहीं था, क्या इलाज करना, कहाँ जाना, क्या दवाई देना, बहुत सारी चीजें उस समय थी। और शुरू में निश्चित रूप से प्रैक्टिकल भी हुए कुछ और किसी तरह पहली वेव पे बहुत कुछ कंट्रोल पाया। जिस तरह से दूसरी वेव आई वो तो बहुत ही खतरनाक रही। और उस समय की स्थितियां जो थी वो जिसको अपन हॉरिबल कहते हैं या डरावना दृश्य कहते हैं, वैसा रहा। मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं, ऑक्सीजन की कमी हुई। चूंकि दूसरी वेव तक चिकित्सा जगत को भी पता था कि इलाज में कैसे करना है और क्या करना है, तो उस हिसाब से मरीज को सबसे जो जरूरी था कि फेफड़े इन्वॉल्व हो रहे थे और उसमें ऑक्सीजन की सबसे अधिक जरूरत थी। जिस तरह से प्रशासन ने भी शुरुआत में कुछ गड़बड़ाया, उसके बाद ऑक्सीजन का मैनेजमेंट किया, वो काबिले तारीफ रहा। डॉक्टर्स ने भी अपनी मतलब जान की परवाह न करते हुए पेशेंट्स का हर संभव इलाज किया। डॉक्टर्स से ने तो अपना किया ही, परंतु उसके अलावा जो पैरामेडिकल स्टाफ था, सिस्टर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, स्वीपर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन सब ने भी बिना किसी डर के और बिना किसी चीज के जिस तरह से काम किया अस्पतालों में, वो काबिल तारीफ है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इसको सेवा समझकर ही कर रहा था। और बहुत सारे पेशेंट्स फोन पे भी डॉक्टर से संपर्क किए करते रहे, उसमें भी डॉक्टर्स ने सब हेल्प की। जो मेडिकल स्टोर्स वाले थे उन्होंने भी अपने तय बहुत सारी सभी लोगों को हेल्प की, दवाइयाँ उपलब्ध कराई। तो इस तरह से सभी का कहीं ना कहीं योगदान बहुत अच्छा रहा और हमारे देश ने बहुत अच्छी तरह से इस महामारी पर कंट्रोल पाया और उसको मैनेज किया। नहीं तो एक समय ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान में अगर ये महामारी फैल गई तो क्या होगा, कितने लोग मरेंगे, कैसे क्या होगा। जबकि जिस हिसाब से महामारी थी उस हिसाब से अपने यहाँ बहुत कम डेथ हुई और इलाज का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हुआ। गांव-गांव में मतलब जिस तरह से अपने यहाँ चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी जिस ढंग से उसको मैनेज किया गया वो बहुत ही अच्छा रहा। धीरे धीरे चूंकि समझ में आने लगा था कि किस तरह से क्या इलाज करना है, तो बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट्स जो हो रहे थे उन्हीं को अस्पताल में भर्ती कर रहे थे, बाकी लोगों को घर पे ही इलाज कर रहे थे। घर पर भी अगर टेलीमेडिसिन से हो रहा है या टेलीफोनिक अगर हो रहा है तो उससे भी बहुत सारे पेशेंट्स को मैनेज किया गया। जो सीरियस पेशेंट्स थे या जिनको कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज थी, कोई फेफड़े की, हार्ट की समस्या थी, ऐसे पेशेंट्स को या जो ज़्यादा सीरियस हो गया उनको भर्ती निश्चित रूप से करना पड़ा और उनका जितना संभव हुआ इलाज किया। ज़्यादातर लोग ठीक हुए, कुछ लोग नहीं हुए, वो किसी न किसी कारण से कोमॉर्बिडिटीज के कारण या कह लें कि समय पर नहीं पहुंच पाए इस कारण, तो उसका कहीं कहीं थोड़ा नुकसान हुआ है। जैसा कि डॉक्टर जेठलिया साहब ने बताया, स्वास्थ्य संबंधी तो बहुत सारी चुनौतियां देखी, सभी ने फेस भी करी, सभी ने उसको दो दो हाथ भी किए। भारत ने इसमें बहुत सारे कार्य किए। जीविकोपार्जन का यह भी एक माध्यम था। स्वास्थ्य संबंधी जो भी सेवाएं रहती वो भी जीविकोपार्जन का माध्यम ही होती है। परंतु डॉक्टर साहब, आने वाले समय में यदि फिर से ऐसा कोई आपातकाल आया, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोविड ही आएगा। महामारी हर बार 100 साल में आती है और अपना अलग रूप दिखाती है। छोटी महामारियां भी हमेशा चलती रहती है, डेंगू जैसी। तो आपका इस संदर्भ में क्या विचार है, ऐसी चुनौतियों से जीविकोपार्जन के साथ कैसे हम फेस करें, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा कि हम देखते हैं कि बीच बीच में कोई महामारी फैलती है तो उसका असर समाज पर होता है। चूंकि हमारे यहाँ अभी स्वास्थ्य में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। हमें चाहिए, समाज को भी चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य का, उसको हम आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या डिस्पेंसरीज हैं, उनको भी हम बहुत अच्छे से इक्विप्ड करें। स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ कहना चाहिए, उसको बढ़ाएं। दूसरा चीज़ ये है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। आदमी बीमार हो उसके बाद कुछ ले, इसके बजाय उसका बचाव कैसे कर सकते हैं कि बीमार हो ही नहीं, इसके बारे में समाज में जागरूकता
लाने प्रिवेंशन की। इज बेटर देन क्योर। यस यस, बिल्कुल सही कहा। तो उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रिवेंशन हम बीमारी से कैसे कर सकते हैं, उस बात पे ध्यान दें। और जिस तरह से हमारे यहाँ जैसे गवर्नमेंट ने इस बार बहुत अच्छा किया कि जैसे ही कोविड महामारी का पता चला और उस पे उन्होंने तुरंत उसके प्रिवेंशन के लिए जो टीके बनाने का काम था, वैक्सीन बनाने का काम था, उस पर रिसर्च करने का काम था, वो तुरंत चालू किया। और अनपेक्षित रूप से हिंदुस्तान ने बहुत जल्दी इसके वैक्सीन बनाए और जिस तरह से फ्री ऑफ चार्ज लोगों को लगाए, इतनी बड़ी 100 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन को टीके लगाना और इतना मैनेज्ड वे में लगाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत अच्छा कार्य था। तो हम यही है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छा मजबूत रखें, लोगों में जागरूकता स्वास्थ्य के प्रति रहे, शुरुआत से ही लोगों में ये रहे कि हम किस तरह की लाइफस्टाइल अपनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें तो बीमार निश्चित रूप से व्यक्ति कम होगा। इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी तो इन्फेक्शंस कम होंगे, अगर इन्फेक्शंस कम होंगे, आदमी की इम्यूनिटी अच्छी है तो निश्चित रूप से हमें किसी भी तरह की महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। और इसलिए हर व्यक्ति का ये दायित्व बन जाता है कि वो अपनी लाइफस्टाइल, कम से कम खुद की लाइफस्टाइल इस तरह से रखे, खुद की इम्यूनिटी इस तरह से डेवलप करे कि इन्फेक्शन कम से कम हो। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि लाइफस्टाइल। तो अरुण जी ने जैसे बताया कि ऑनलाइन जो हुआ है वो नई लाइफस्टाइल हो गई है। तो मेरा प्रश्न अरुण जी आपसे ये था, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया था, अटेंशन डिसऑर्डर। भविष्य में अब जैसे हमने डॉक्टर साहब से चर्चा में पूछा कि ये तो अब आपातकाल तो आते ही रहेगा, इमरजेंसी तो हमेशा होती रहेगी। शिक्षा हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, किसी भी राष्ट्र का शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता ही है। तो ये जो आपने बताया अटेंशन डिसऑर्डर, ऑनलाइन की समस्या, इससे भविष्य में किस प्रकार से, इस चुनौती से किस प्रकार से हम फेस करें, इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए। तो जो दोनों इश्यूज है अपने, ऑनलाइन की जितनी भी समस्याएं है ना, मैं हमेशा सोचता हूँ कि अभी महामारी फिर से आ जाती है तो क्या करेंगे। मेरे को नहीं लगता कि हमारे पास अभी कोई सॉल्यूशन है इसका। मतलब आज यदि लॉकडाउन लगता है या 6 महीने बाद लॉकडाउन लगता है तो क्या सॉल्यूशन है। आप बच्चों स्कूल तो खोल नहीं सकते, क्योंकि बच्चों का जो सेफ्टी का मामला है वो तो अडल्ट से भी ज़्यादा होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ लॉकडाउन 6 महीने है तो स्कूल तो 1 साल बंद होना चाहिए। तो स्कूल बंद करके भी हमने देख लिया, उसकी जो साइड इफेक्ट्स है वो भी है। तो सॉल्यूशन तो अभी मिला नहीं है मेरे ख्याल से अभी किसी को। अभी तो प्रार्थना यही चल रही है कि जो कोविड से अपन निकले हैं उससे बाहर निकले, जो बच्चे ऑलरेडी अफेक्टेड हो गए हैं उनको कैसे अपन ओवरकम करें। बट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, या ऐसे 2 साल या 2.5 साल का फिर से यदि स्ट्रेच आता है, आई डोंट थिंक हमारे पास कोई राइट आंसर है अभी। और अब केवल इंडिया की बात नहीं करें अपना ना, हर कंट्री ने अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। किसी ने बिल्कुल लॉकडाउन नहीं लगाया, स्कूल चालू थे, सब कुछ चालू था। किसी ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया, हमने मिक्स्ड लॉकडाउन लगाया, 3 महीने का लगाया, फिर खोल दिया, फिर लगाया, फिर खोल दिया। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किए हैं। पर किस तरह से इसको मैनेज किया जाए, मेरे को नहीं लगता कि अभी राइट आंसर मिला है हम लोग शिक्षा के इसमें। तो मतलब आप बाकी जगह बात करोगे जैसे कर्मचारियों का वगैरह, मतलब ऑनलाइन वर्क करना तो बहुत कॉमन हो गया अभी है ना, खासकर व्हाइट कॉलर में। तो उनको एक सॉल्यूशन मिल चुका है कि अगली बार होता है तो अपने को पता है कि ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है हमको। अब कुछ कंपनियां तो आज भी हाँ, ऑनलाइन ही वर्किंग कर रही है, वर्क फ्रॉम होम। मतलब आपने अभी एक सर्वे सुना होगा, 85% लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट में वापस आने से मना कर दिया। बोले आप बोलोगे तो हम रिजाइन कर देंगे। वर्क फ्रॉम होम इतना प्रचलित हो गया है। हाँ। तो जी आप रवि भाई। अरुण जी, हाँ। आपको ऐसा लगता है कि जो बच्चों को ने ऑनलाइन क्लासेस करी हैं उसके बाद में उनकी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो गई है, हाँ। तो स्कूलों में अब फोकस करना चाहिए बिल्कुल। फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। बिल्कुल करना चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटी वैसे अपने स्कूल में बहुत कम होती थी पहले भी, हाँ, है ना। बिल्कुल सही मतलब बात। अब मैं तो टाइम टेबल जब हम देखते तो हफ्ते में 2 पीरियड होते थे, विच इज वेरी इनसफिशिएंट, जी है ना। तो उसको तो बढ़ाना चाहिए। पर क्या हो रहा है कि शिक्षा जगत में आप पेरेंट्स वगैरह से बात करोगे तो अभी अपने यहाँ पे एग्जाम्स, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस है, खासकर जो मिडिल क्लास पेरेंट आते हैं। सही बात। फिजिकल एक्टिविटी उनको लगता है कि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसे लगता है, जिसकी इफेक्ट उनको उस टाइम नहीं पता चलते। बट जब बच्चा बड़ा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, मेंटल डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम आती है, पर किसी ना किसी को आगे आके इसको करना पड़ेगा। तो ये तो शिक्षा नीति में कुछ चेंजेस हाँ, की रिक्वायरमेंट है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बोल रहा हूँ कंपलसरी 1 घंटा खेलना हर स्कूल में होना चाहिए। मैंने सुना कई देशों में ऐसा भी है कि आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी रहती है। दिल्ली में ही कई स्कूल हैं, अच्छा, जहाँ पे रोज सुबह आते 1 घंटा आपको खेलना है केवल बच्चों को। तो 7 बजे आए तो 8 बजे तक खेलना है, उसके बाद पढ़ाई चालू होगी। हाँ। क्योंकि घर में जो टेंशन होता है या घर में जो झगड़े हो चुके हैं वो 1 घंटे में सब भूल जाता है वो बच्चा, पहली बात तो मेंटली बिल्कुल फ्रेश हो जाता है पढ़ाई के लिए।
उसके अलावा जो 1 घंटा खेलने का जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, हाँ वो कम्प्लीटली उसका अलग बेनिफिट है कि केवल फिजिकल बेनिफिट नहीं है, उसका मेंटल बेनिफिट भी है सही बात। ना। मतलब आप फिजिकल को केवल फिजिकल से मत जोड़ें। ये देखा गया है कि जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी जिन स्कूलों में ज़्यादा होती है उनके बच्चे पढ़ने में ज़्यादा बेटर होते हैं। ठीक बात है अरुण जी। असेंशियल कमोडिटी आवश्यक वस्तुओं में आपको क्या लगता है रवि भाई कि क्या हमें आगे के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए? नितिन जी, आगे किस तरीके की चुनौतियाँ आएंगी उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। एसेंशियल कम्युनिटी के लिए हमें लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास हमेशा रेडी होना चाहिए कि कभी भी लॉकडाउन लगता है या कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसका एक पूरा प्लान बना हुआ होना चाहिए कि उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, घर घर हम कैसे एसेंशियल चीज़ें पहुंचा सकेंगे। किराना हुआ, दूध हुआ, मेडिसिन हुई, उसके लिए लोगों को बाहर ना निकलना पड़े। इस बार लॉकडाउन के समय बहुत सारी चीज़ें थी, किराना हमें घर पहुंच मिल रहा था, दूध मिल रहा था, मेडिसिन भी आ रही थी। तो इसी को हमें और अच्छे से डेवलप करके आगे के लिए एक प्लान पूरा होना चाहिए जिसको हम इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल सही कहा आपने। आवश्यक वस्तुओं का सप्लाई, आवश्यक वस्तुओं को घर घर तक पहुंचाना, क्योंकि वो तो आवश्यक वस्तुएं तो उनको तो हमको पहुंचाना और उसका प्लान नहीं भी बना होगा तो कोई भी आपातकाल आएगा तो हम उसे बनाएंगे ही। जी हाँ। परंतु जैसा कि महेश जी ने बताया कि हमारा जो व्यवसाय है वो प्रायोरिटी वाला व्यवसाय नहीं है, पर आपका जो व्यवसाय है महेश जी वो कॉलोनी वाला, वो बहुत लोगों को व्यवसाय देता है। और जो भी व्यवसाय, कॉलोनी का व्यवसाय जो लोगों के जीविकोपार्जन का बड़ा माध्यम है, आपातकाल में उसको जो चुनौतियां अभी आई वो आगे वैसी चुनौतियां न फेस करना पड़े, उसके लिए आप क्या उपाय सोचते हैं या आपके मन में क्या उपाय है वो बताएं। सबसे पहले तो मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा दोबारा कभी किसी को देखने को ना मिले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस समय कोविड के बाद देखने को मिली व्यवसाय में, जितने भी व्यापार बिजनेस करने वाले लोग जो फाइनेंस पे, लोन पे ज्यादा डिपेंड थे, उन लोगों को सर्वाइवल नहीं हो पाया। और ब्याज की मार तो हमेशा ही रहती है। जो लोग अपनी पूंजी से व्यापार कर रहे थे, अपने खर्चे मेंटेन करके कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं खड़े रहे और निकल के आ गए। तो मेरा ये मानना है कि यदि कुछ तैयारी ही करना है तो तैयारी एज अ व्यापारी ये होना चाहिए कि हमारे बिजनेस पे लोन कम से कम रहे और हम अपने खर्चों में कटौती करके व्यवसाय को इस रूप में अगर रखेंगे तो हो सकता है किसी भी महामारी के समय हम सरवाइव करने में हम सफल रहे। महेश जी, आपने कोविड में न केवल व्यवसायों की चुनौतियों को देखा, बहुत सारे कार्य आपने किए, इसमें समाज सेवा भी एक प्रमुख कार्य था। इस संदर्भ में थोड़े आपका अनुभव हमें मिले तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि समाज सेवा करते समय आपने सभी तबकों के लोगों को देखा है। आपने कई प्रकार की लोगों से का इंटरेक्शन हुआ है, कई लोगों को आपने, मशीन थी वो भी आपने, आपके समाज ने बहुत लोगों को मशीनें भी दी हैं। इस बारे में आपका क्या अनुभव है, थोड़ा वो भी साझा करें। जैसे कि डॉक्टर जेठलिया जी ने भी बताया कि कोविड के दौरान हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो कैजुअलिटीज उस हिसाब से कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज कम रही। मेरे को लगता है बेसिक कारण ये था कि यहाँ सिर्फ सरकार काम नहीं कर रही थी, सिर्फ गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा था, सारा का सारा देश एज अ सोशल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर रहा था। जहाँ तक मुझे ध्यान है, बाकी किसी देश में ऐसा नहीं होता होगा कि कच्चे भोजन के पैकेट्स बांटे जा रहे हो या रेडी फूड के पैकेट्स घर घर गरीबों को पहुंचाए जा रहे हो या दवाइयाँ उपलब्ध करा रहा हो, कोई प्राइवेट संस्थाएं ऐसा काम कर रही हो। ये मोस्टली हमें हमारे देश भारत में देखने को मिलता है कि लोगों ने अपने लेवल पे अपने अपने संगठन बनाए, जिसकी जो करने की कैपेसिटी थी, सबने अपने अपने स्तर पे कोविड के रूल्स को फॉलो करते हुए मदद करना लोगों की शुरू की। तो इस मदद ने सरकार को बहुत सपोर्ट किया कोविड से फाइट करने में, और सभी वर्गों ने अपने अपने हिसाब से जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया है। और इसी के कारण कई कैजुअलिटीज हमारे यहाँ कम हुई या लोगों का इलाज हो पाया। जैसे कि कुछ संस्थाओं ने मिलके टेम्पररी हॉस्पिटल्स तक खड़े किए, उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया। तो इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये उज्जैन के अलावा पूरे देश में सभी ने अपने अपने स्तर पे किया है, जिसका एक बड़ा रोल है कोविड से फाइट करने में, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर जेठलिया साहब, पूरे कोविड के दौरान एक वर्ड चला, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। थोड़ा इस वर्ड पे कोविड के मद्देनजर और आने वाले यदि ऐसा समय यदि फिर से आया, ऐसा आपातकाल फिर से आया, तो उसके मद्देनजर आपकी क्या राय है? देखिए नितिन जी, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर था उसमें जैसे गाइडलाइंस भी आई थी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, हाथ बार बार धोएं, कुछ भी अपन खाने पीने के पहले हाथ धोएं, घर में जैसे ही जाएं वैसे हाथ और पैर को
धोना है, ये जो चीज़ें रही और जिस तरह से लोगों ने भी फॉलो किया इसको, तो उससे बहुत कुछ कोविड पे कंट्रोल करने में भी आसानी रही। और आगे भी किसी भी इन्फेक्शस डिजीज का जो खास करके जो एयरबॉर्न हम कहते हैं कि वातावरण से जो फैलती है, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा बचाव में बहुत बड़ा योगदान रहता है। निश्चित रूप से हम लोगों को भले ही कोविड चला गया हो, पर फिर भी हमें आगे इस तरह की चुनौती नहीं सामना करना पड़े। हालांकि कोविड अभी गया भी नहीं है, कहीं कहीं हम अभी भी देखते हैं कि कुछ केसेस अभी भी आ रहे हैं कोविड के कारण से, जो जिन लोगों में वैसे बीमारी है डायबिटीज वगैरह की, और उन लोगों में कुछ में कहीं डेथ भी हो रही है। अभी भी करीब मेरे ख्याल से 20,000 एक्टिव केस हमारे देश में हैं, और अभी चूंकि बहुत कम है, हालांकि अपने यहाँ की पॉपुलेशन देखते हो, पर 1,000-1,500 केस 2,000 केस अभी भी रोज हमें कोविड के पूरे देश में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोविड पूरा खत्म हो गया है, पर चूंकि हमारे वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है और उसका फायदा हमें मिल रहा है कि इतना ज़्यादा फैलाव नहीं है, उसकी सीवियरिटी इतनी नहीं रही, ये हम कह सकते हैं। जो कोविड के नए वेरिएंट्स आए उसकी सीवियरिटी, उससे हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता पैदा हो गई है। पर ये जरूरी नहीं, चूंकि वायरस है वो अपना स्वरूप बदलता रहता है, तो नया वेरिएंट कब आ जाएगा ये भी हम नहीं कह सकते। अब निश्चित रूप से अभी ये नहीं कह सकते कि कोविड पूरी तरह से चला गया या अब नहीं आएगा, या हमें अब कोई डरने की जरूरत नहीं है ना। इसका लिए हमें अभी भी थोड़ी सावधानी तो रखना ही पड़ेगी। हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, इनसे जहां तक संभव हो सके हमें बचना ही है। अगर हमें जाना ही है तो मास्क लगा के अपन जाएं, कोशिश यही करें कि भीड़ भाड़ वाली जगह जा रहे हैं तो अपन मास्क लगाएं, अपरिचित जगह जा रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं तो कम से कम मास्क लगा के हम जाएं। दूसरा, जब भी हम घर आएं तो कम से कम अपने हाथ और पैर निश्चित रूप से धोएं, साबुन से कम उनको अपन धोएं, और उसके बाद ही कुछ खाएं पिए। बाहर भी हम खाते पीते हैं तो निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखें कि सब हाइजेनिक हो, और इस तरह से हम निश्चित रूप से आगे इस महामारी में या दूसरी भी इन्फेक्टिव जो महामारी रहती है उससे हम इन चीज़ों से को फॉलो करके बचाव कर सकते हैं अपना। जी डॉक्टर जेठलिया साहब, बिल्कुल सही बताया आपने कि कोविड अभी गया नहीं है, तो सावधानियां तो निरंतर हमको रखना ही चाहिए। और सभी रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं से आपने सुना ही डॉक्टर जेठलिया जी ने क्या कहा है कि हमें सावधानियां बरतना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन आज भी करना है। दोस्तों, महाभारत में भी भगवान कृष्ण के समय अलग अलग रूप में राक्षसी शक्तियां प्रकट होती थी, तो ये कोविड जो है ये उसका एक प्रकार है, महामारी एक प्रकार है। अलग अलग रूप में ये हमेशा हमें देखने को मिलती है। 100 साल में इसका भयावह रूप हमारे सामने आता है। इस कोविड से निपटने के लिए आज हमारे साथ जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति उज्जैन के थे, सबको आपने सुना ही। मैं सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आपने अपना महत्वपूर्ण समय में से समय निकालकर इस विषय पे चर्चा करी और अपना ज्ञान और अपना अनुभव सबके साथ साझा किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को, साथ ही नितिन जी को। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।